चलिए हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनटीपीसी सेट नंबर 27 का डिस्कशन करेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न आपको पूछे गए हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से ये देखिए, हम लोग साइंस के प्रश्नों को देख रहे हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया से निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं। तो जब भी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी बच्चे, तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा। तो ऑक्सीकरण की क्रिया जब भी होगी बच्चे, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आपको ऑक्सीडेशन का मतलब होता है पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि। दूसरी बात क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तीसरी बात क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। और विद्युत धनात्मक तत्वों की संख्या में कमी होती है। तो ये सब आपको क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण की घटनाएं होती हैं। और लौहयुक्त पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण की क्रिया से निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं। तो लौहयुक्त चट्टानें अपघटित होंगी, जबकि चूना युक्त चट्टान, आपको पता है बच्चे, चूना युक्त चट्टान क्या होगा। तो चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। और ये देखिए सिलिका युक्त, ये SiO2 से बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, और बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए, सीधे आते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, तो पीछे है क्या नंबर क्वेश्चन है बच्चे, 14 नंबर। चलिए 14 नंबर प्रश्न। निश्चित दाब पर तथा 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 300 मिलीलीटर गैस को 3 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। तो गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, 3 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। तो निश्चित दाब पर आपको V1 दिया हुआ है कितना, तो 300 मिलीलीटर दिया हुआ बच्चे। और ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ कितना, तो 27 डिग्री सेल्सियस। तो 273, क्योंकि हमेशा परम शून्य ताप में हम टेम्परेचर को निकालेंगे, तो 273 उसमें जोड़ेंगे, केल्विन में मेजर करेंगे। और ये देखिए 300 केल्विन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 300 केल्विन हो गया। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि V2 निकालिए। यदि टेम्परेचर जो है T2 वो दिया हुआ है कितना, 3 डिग्री सेल्सियस ठंडा करते हैं, तो 273 माइनस 3 कर दीजिए, यानी 270 केल्विन हो गया। तो अब हमको ठीक है, आपको चार्ल्स के नियम से, किसके नियम से, चार्ल्स लॉ के अनुसार क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। और यहां से निकाल लीजिए, V1 अपॉन T1 बराबर होता है V2 अपॉन T2। अब आपको V2 निकालना है। V2 बराबर क्या होगा, V1 इंटू T2 बटा T1 हो जाएगा। V1 इंटू T2 बटा T1 हो जाएगा। बच्चे V1 का मान कितना है, देखिए V1 का मान है 300, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और T1 का मान कितना है, तो T1 का मान है ये देखिए 270, तो 270 ले लीजिए। और बटा क्या है, 300 है T1 का मान, तो काट दीजिए, कितना निकला, 270। कितना निकला, 270। तो देखिए 270 मिलीलीटर कहाँ पर है, तो 270 मिलीलीटर यहाँ पर है। तो आंसर हो जाएगा C नंबर। किस नियम पर आपने बनाया, तो हमने बनाया चार्ल्स के नियम पर। किसके नियम पर, चार्ल्स नियम का। चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि यदि दाब नियत हो तो किसी गैस का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होता है। तो उसी नियम पर मैंने इसको बनाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ होना चाहिए। देखिए बच्चे, जब भी किसी भी सुचालक पदार्थ से आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ स्वतः ही अपना चुंबकीय क्षेत्र वो बना लेता है। यानी आपका पदार्थ कैसा होना चाहिए, सुचालक पदार्थ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सुचालक पदार्थ। ये देखिए, ये आपका सुचालक पदार्थ है। इससे जब हम विद्युत धारा I प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ अपने आप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा ठीक है, आपको क्या होगा, जिसकी दिशा जो है वो जो है हमेशा आपको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए थंब रूल के अनुसार निकालते हैं। मान लीजिए धारा प्रवाहित किए, तो आपका ये जो मुड़े हुए अंगुलियों की दिशा है उसकी दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो कभी भी सुचालक पदार्थ से ही विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, अनलेस किसी अन्य पदार्थ में नहीं होगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, तो B नंबर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि किसी तार की लंबाई L, त्रिज्या R और विशिष्ट प्रतिरोध K हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो बच्चे आपको पता है कि चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का समानुपाती होता है, और चालक तार का प्रतिरोध ठीक है उसके क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी से ले लेते हैं 1/एरिया हो गया पाई स्क्वायर। दोनों को मिला देते हैं, ये दूसरा नंबर इक्वेशन है, कई नंबर ना, दूसरा नंबर है। तो दोनों को मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, R बराबर के
उसके बाद क्योंकि एल अपॉन पाई स्क्वायर, तो देख लीजिए कहाँ है, तो एल बराबर, ठीक है, आर बराबर के एल बटा पाई स्क्वायर, तो के एल बटा पाई स्क्वायर देखिए बी नंबर ऑप्शन में है। यहाँ के विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता भी इसको कहते हैं, यानी रेसिस्टिविटी या आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहेंगे। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे, आर इंटू ए बटे क्या होगा, आर इंटू ए अपॉन एल, यानी ओम इंटू मीटर हो जाएगा। यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होगा, जबकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है बच्चे। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कहा जा रहा है। पहली बार देश में ही बनाया गया सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन है। तो बच्चे पहली बार जो, ठीक है, सीडेक नामक कंपनी ने बनाई थी, जो पूना में स्थित है, जो भारत का एक प्रमुख कंपनी है, उसने जो बनाया उसका नाम परम है। क्या नाम है, परम है। और ये भारत के द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर है। वर्तमान में अगर बात करें, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर कौन है बच्चे, तो वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत का प्रत्यूष नाम है। क्या नाम है, प्रत्यूष नाम है। जबकि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जापान का फुगाकू है। क्या है, फुगाकू, ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग। यहां देखिए क्या है, यदि किसी लेंस का आधा भाग, बच्चे यदि किसी लेंस का हम आधा भाग ढक देते हैं तो उससे बने प्रतिबिंब का कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है, केवल उसकी चमक घट जाएगी, चमक कम हो जाएगी बच्चे, बाकी सभी गुण समान रहेंगे। तो यदि किसी लेंस को आप ढक देते हैं तो उससे बने प्रतिबिंब का आकार वही होगा, ठीक है, सब कुछ वही होगा, लेकिन केवल उसकी चमक घट जाएगी। तो बच्चे आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए लेंस क्या होता है, लेंस अपवर्तक सतह है, यानी रिफ्रैक्टिव, ठीक है, रिफ्रैक्टिव सरफेस है जो प्रकाश के किरणों का अपवर्तन करता है और एक बिंदु पर उसको फोकसित करने का कार्य करता है बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चे। यदि कॉर्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तौला जाता है तो निम्नलिखित में से सम्मिलित तौल पदार्थ पत्थर के टुकड़े की जल में तौल से क्या होगी। तो बच्चे आपको पता है कि जब हम आपको तौलेंगे उससे तो क्या होगा, तो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि यदि किसी वस्तु को आप जल में तौलते हैं तो लंबवत ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम उत्प्लावन बल या बायंसी फोर्स कहते हैं, और यह बल वस्तु के भार को घटा देता है। याद रखिएगा, यह बल वस्तु के भार को क्या कर देगा, घटा देगा। इसको हम बायंसी फोर्स कहा जाता है, बायंसी फोर्स कहेंगे, याद रखिएगा। उत्प्लावन बल कहा जाता है, उत्प्लावन बल कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एल्काइन का सूत्र क्या होता है बच्चे, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि तीन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीन हाइड्रोकार्बन है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन जो होता है ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन जो होता है ये डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, और एल्काइन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है। तो एल्केन जो होता है बच्चे, एल्केन जो होता है इसका सूत्र जो है CnH2n+2 होगा, और एल्कीन का सूत्र होगा CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होगा CnH2n-2, CnH2n-2। देखिए कहाँ पर है, तो एल्काइन का सूत्र CnH2n-2, जबकि ये देखिए CnH2n+1 ये एल्काइल का सूत्र है। एल्काइल का सूत्र होता है CnH2n+1, CnH2n+1 होगा, एल्काइल का सूत्र होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सत्य है। अणुओं की कुल संख्या अपरिवर्तित रहती है। देखिए अणुओं की कुल संख्या क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। कौन सा सत्य है, ये अणुओं की कुल संख्या क्या होगी, अपरिवर्तित रहती है। ये गड़बड़ बात है बच्चे। ग्राम अणुओं की कुल संख्या वही रहती है, ये भी गड़बड़ बात है। कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, ये सही है आपका। कुल द्रव्यमान में कभी परिवर्तन नहीं होगा, यानी टोटल मास। मान लेते हैं कि एक इक्वेशन ले रहे हैं C+O2 और ये बन गया CO2। बच्चे यहां देखिए क्या होगा, C+O2 बराबर CO2 हो गया। अब यहां देख लीजिए कि कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो आपका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो 44 ग्राम का होगा, यानी दोनों तरफ का द्रव्यमान का बराबर होगा। इसको मास कंजर्वेशन
थ्योरी कहते हैं। और ये दिया था किसने? तो लेबोजियर ने दिया था। लेबोजियर को ठीक है रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा, लेबोजियर को रसायन विज्ञान का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। चलिए, न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संयोग होता है। न्यूक्लियोटाइड आपको पता होगा कि आपका डीएनए, आरएनए वह न्यूक्लियोटाइड होता है। और जब भी न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। और ये किसका बना होगा? तो इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं। सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, फिर इसमें शर्करा होगा, चाहे वो राइबोज शर्करा हो या डीऑक्सी राइबोज शर्करा हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजिनस क्षारक, नाइट्रोजीनस क्षारक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए नाइट्रोजीनस क्षारक, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम डीएनए। डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप तो होगा ही, फॉस्फोरिक एसिड होगा, शर्करा डीऑक्सीराइबोज होगा, और नाइट्रोजन क्षारक एजी, ठीक है, एजी और टीसी होगा, एडेनिन ग्वानिन, इसको प्यूरिन बोलते हैं, टीसी यानी थाइमिन और साइटोसिन, इसे ठीक है आपको पायरिमिडीन कहते हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक होगा। तो देख लीजिए शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षारक, यानी आंसर हो जाएगा 23 का बी नंबर। कौन होगा? 23 का बी नंबर होगा बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका कह रहा है। यहां देख लीजिए N/1000 NaOH विलियन का pH मान क्या होगा? ये नॉर्मलिटी दिया हुआ है, तो पहले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना होगा बच्चे? तो आपको पता है कि 10⁻⁻14 होता है बच्चे, बटा दिया हुआ 10⁻3, तो 10⁻3 दिया हुआ है, 10⁻, ठीक है 3, तो यहाँ N/100 मतलब 10⁻3 दिया हुआ है। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे? तो -3 दिया हुआ ऊपर लेके चाहिए, तो क्या हो जाएगा 10⁻14 इंटू 10⁻, क्या होगा 3, तो करिए 10⁻11 हो जाएगा। ये हम OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। अब निकल गया तो अब क्या करेंगे? pH का मान निकालिए। pH बराबर होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी 10⁻11, और इससे निकल जाएगा आपको माइनस, ठीक है -11, यानी आपका pH मान हो गया 11। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये देखिए N/100 का मतलब हुआ NaOH की बात कर रहे हैं, तो ये 10⁻, क्या होगा 10⁻3 आपको दिया हुआ है क्या? हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि pH दिया हुआ है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम OH माइनस निकालेंगे, तो लेके चलेंगे 10⁻3, तो ये आ जाएगा आपको कितना? तो 10⁻3 आ गया, यानी 10⁻11 आ गया, और आपको pH मान निकल गया 11। कितना होगा? 11 इसका pH मान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए pH क्या होता है? तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम pH कहते हैं। आगे बढ़िए, ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेढक गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है, क्यों बच्चे? तो मेढक क्या होगा कि मेढक एम्फीबियंस ग्रुप में आता है। किस ग्रुप में आएगा? एम्फीबियंस ग्रुप में आएगा। और इसका जो जीभ होता है वो गीली होता है, चिपचिपी होती है और सामने से जुड़ा होता है, यानी पूरा जीभ को लंबा फेंक सकता है वो। तो उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहता है, इसीलिए यह तेजी से कीड़े को पकड़ लेगा। मेढक में श्वसन जो होता है 3 अंगों द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा और बच्चे गिल के द्वारा यानी गलफड़ के द्वारा होगा। तो मेढक एम्फीबियंस वर्ग में आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना कौन है? तो इसको लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम जो है वो आत्महत्या की थैली होती है। यह क्या करता है कि कोशिकाओं पर, ठीक है, अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो जिससे वह भरा रहता है उसको उड़ेल देता है, और आपका अंतःकोशिकीय पाचन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऊर्जा गृह कहा जाता है। राइबोसोम या प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र बिंदु होता है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, जो ठीक है क्या करेगा? मैग्नीशियम आयन पाया जाता है जो क्या करता है कि आपको क्लोरोप्लास्ट मैग्नीशियम आयन होता है, ये अवशोषित करेगा किसको? तो सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर ये फोटोसिंथेसिस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। केचुआ और बिच्छू में समान रूप से विद्यमान होते हैं। तो केचुआ और बिच्छू, बच्चे ध्यान में रखिएगा, केचुआ और बिच्छू में ठीक है क्या होगा? सखंड शरीर उसका होता है केचुआ का, और यह एनेलिडा का बना होता है। किसका? केचुआ जो है एनेलिडा वर्ग का होता है। ये देखिए, इसे केचुआ को हम लोग क्या कहते हैं? तो केचुआ को हम लोग कहेंगे किसान का मित्र कहा जाता है बच्चे। तो आंसर हो जाएगा क्या? सखंड शरीर। क्या होगा? सखंड शरीर हो जाएगा। केचुआ और बिच्छू में समान रूप से सखंड शरीर पाया जाता है, और यह ठीक है एनेलिडा वर्ग में आता है, और इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहां देख लीजिए,
पुष्पक्रम जो पूर्ण रूप से एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है उसे हम हाइपेंथोडियम कहा जाता है बच्चे, हाइपेंथोडियम कहते हैं। और हम लोग जैसे अगर बात करें गोभी में क्या खाते हैं तो पुष्पक्रम खाते हैं बच्चे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखिएगा कि अगर हम लीची की बात करें तो लीची का एरियल भाग खाते हैं। अगर हम बात करें कि बहुत सारे चीज़ों में तो अलग अलग पार्ट हम लोग खाते हैं, जैसे सेब का हम थैलमस भाग को खाते हैं। यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, डीएनए में पाई जाती है तो डीएनए में आपको हेक्सोज शुगर पाया जाएगा, हेक्सोज शर्करा पाया जाता है डीएनए में क्या पाया जाता है, हेक्सोज शर्करा पाया जाता है। डीएनए इसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और इसमें नाइट्रोजनस क्षारक के रूप में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा डीएनए आनुवंशिक गुणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का कार्य करता है। और यहाँ देखिए ग्लूकोज किसका बना होता है बच्चे, ग्लूकोज C6H12O6 है ग्लूकोज। और याद रखना है कि ग्लूकोज जो है ये ठीक है शर्करा एक तरह से शर्करा है और यह एल्डो शुगर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ देखिए वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है तो इकोलॉजी कहा जाता है बच्चे। इसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। याद रखिए पारिस्थितिकी विज्ञान करेंगे। अनुवांशिकी हेरिडिटी यानी यहाँ पर डीएनए, आरएनए इत्यादि का अध्ययन किया जाता है और यह इंफॉर्मेशन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है उसके अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। पैलेंटोलॉजी में हम जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे। आपको पैलेंटोलॉजी में हम लोग पादप का अध्ययन करते हैं और इसमें याद रखिएगा आपको जीवाश्म विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है तो लियोनार्डो डी विंची को कहते हैं। डी विंची को कहा जाता है। डी विंची को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान का जनक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। याद देखिए जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में यौन लैंगिक लक्षण उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, ऋतु के अनुसार बच्चे, ऋतु के अनुसार यह क्या करेगा आपको उत्पन्न करता है तो इसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन। और यह पुरुषों में लैंगिक जनन उत्पन्न करता है। प्रोजेस्टेरोन ये महिलाओं में उत्पन्न होता है, एस्ट्रोजन महिलाओं में उत्पन्न होता है। और फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन से अनेक प्रकार के ठीक है आपका फीमेल हार्मोन सेक्रेट होता है जो क्या करता है कि मनुष्य में यौन लक्षणों में वृद्धि करने में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होता है तो बच्चे प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है वो पानी से उत्पन्न होता है। अब देख लीजिए ये है C6H12O6 ये ग्लूकोज का निर्माण हम लोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। क्या होता है 6CO2 + 12H2O है। ये जो है ठीक है यहाँ पर आपको क्लोरोफिल होनी चाहिए और यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए और एक चीज और होनी चाहिए सूर्य प्रकाश, जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन 6O2 + 6H2O का निर्माण होता है। और ये जो प्रूव कर दिया गया है कि ऑक्सीजन जो है किससे प्राप्त होगा तो जल से प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा पानी से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं, पानी से उत्पन्न होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होगा तो पानी से उत्पन्न होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंसुलिन क्या है तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो शर्करा के उपापचय में सहायता करता है। और याद रखिएगा कि इंसुलिन हार्मोन जो है वह ठीक है आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल से, पेनक्रियाज के बीटा सेल से सेक्रेट होता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से सेक्रेट होगा ठीक है, स्रावित होता है। ध्यान में रखिएगा पेनक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होता है जो रक्त शर्करा के नियमन के लिए आवश्यक होता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा। ध्यान रखिएगा सी नंबर आपका आंसर होगा। लाइकेन सहजीवी होता है तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक पर सहजीवी होता है। और लाइकेन का उपयोग हम लोग किस में करते हैं बच्चे तो लाइकेन का उपयोग किया जाता है किसमें तो ध्यान में रखिएगा लाइकेन का उपयोग हम लोग लिटमस पेपर के निर्माण में करते हैं। और शैवाल पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी जबकि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है। तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। और ठीक है ध्यान में रखिए, अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और जल्दी से जल्दी सफलता अर्जित कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद जय भारत।